So very good evening. Nitin Dubey from Mumbai Live. As we all know that Mumbai North is very populated constituency in Mumbai, nearby more than 15 lakh voters. So apart from the problem which I already said in your beginning, traffic, education, hospital, apart from this problem, what kind of others problem you have got to know that there are some local problem? What kind of other problems apart from this problem? And also, do you have any plan how to tackle with those problems when you will become? स्वाभाविक रूप से समस्याएं तो आएंगी, पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको बताते हैं और सिखाते हैं कि अगर समस्या आए तो समस्या का समाधान हमारे पास इतना सामर्थ्य है और देश के लोगों के पास भी इतना सामर्थ्य है कि हम मिलके हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। विशेषकर अभी तक मैं बहुत घुमा हूं, लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई हिस्सों में मेरा जाना आना हुआ है। कई बस्तियों में गया, कई झुपड़पट्टी इलाकों में गया, कई बिल्डिंगों में गया, कई चॉल्स में गया, रीडेवलपमेंट के विषय देखे। उदाहरण के लिए अगर मतलब मैं ज़्यादा माइक्रो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर जैसे LIC की कॉलोनी है, शायद दहीसर में ही है क्योंकि हम दहीसर में, मुझे ध्यान आ गया। अब LIC की कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, खासतौर पे जो बिल्डिंगें पुरानी हो गई है, 50 साल से अधिक हो गई हैं, उसको मैं अवश्य पूरा करूँगा। उनको परमिशन मिले कि वो रीडेवलप कर सके और अच्छे मकान में रह सके। इसको हम बात करेंगे अपने मेरे सहयोगियों के साथ और इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो ऐसी जो समस्याएं अभी तक शायद ऊपर तक नहीं पहुंच पाए या ऊपर तक जाकर उसका समाधान नहीं निकल पाया, इन समस्याओं के लिए मैं तत्पर रहूंगा। सुशांत सावंत यांनी माझा केंद्र सरकारने आता एक मोठा निर्णय घेतलाय, कांदा निर्यातीला परवानगी दिलेली आहे। ये कभी कभी बताता है कि कैसे न्यूज को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और विशेषकर कुछ लोग विपक्ष में इस चीज में माहिर हैं कि प्रदेशों को आपस में झगड़ा लगाने के लिए। आपकी जानकारी के लिए हाल में ही हमने 1 लाख टन का अप्रूवल बांग्लादेश, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कई देशों को परमिशन दिए निर्यात करने की। और जहां जहां पे वो बन रहा है, और अधिकांश हम सब जानते हैं कि प्याज महाराष्ट्र में बनता है, तो एक कोऑपरेटिव कंपनी है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसको ये परवानगी दी है जिससे ऑक्शन से खरीदे, सबको सामान्य मौका मिले और जितना प्रोडक्शन जिस राज्य से होता है उससे खरीद के वो एक्सपोर्ट कर सके। ऐसे लगभग 3 लाख टन एक्सपोर्ट हो, ये निर्णय हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है। आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट पे जो बंद किया था, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब कई बार एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी, कई बार एक्सपोर्ट पे निर्यात पे टैक्स लगा, कई बार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस शरद पवार जी ने लगाया। अब उनकी लड़की सुप्रिया सुले जी या उनके नए नए मित्र उबाटा वाले और उनका युवराज कुछ कुछ आरोप लगाते रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि असलियत पूरी देश के सामने है। कितनी बार शरद पवार जी ने चीनी पे निर्यात पे रोक लगाई या MEP लगाई या क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन करी, कितनी बार प्याज पे करी जब वो कृषि मंत्री थे। देश की जरूरतों को प्राथमिकता मिले और 140 करोड़ देशवासियों को सब वस्तुओं पे बहुत महंगाई नहीं तंग करे, ये देश की प्राथमिकता है। और वो प्राथमिकता को बैलेंस मोदी सरकार ने किया। शरद पवार जी के समय वो निर्यात पे रोक लगाते थे, तब किसानों के लिए कुछ करते नहीं थे, किसान बेचारे लाचार रहते थे। मोदी सरकार ने बफर स्टॉक शुरू किया। मोदी सरकार ने पिछले साल तो 7 लाख टन, पहले तो 2 लाख टन, फिर बढ़ा के 5 लाख, फिर लगा किसानों को और सहूलियत चाहिए तो 7 लाख, जिसके कारण किसानों को सही दाम लगभग पूरे साल भर मिलता है। आज भी इसी दिन पिछले साल जो दाम था प्याज का किसानों को मिलता था, आज के दिन उसका 2 गुना दाम किसानों को मिल रहा है आज के दिन।
और ये पब्लिक डोमेन में है ये इंफॉर्मेशन, कोई मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन चुटकुली न्यूज तो बनती है कि गुजरात से 2000 टन एक्सपोर्ट। आप बोल रहे हो कि 3 लाख टन ओवरऑल एक्सपोर्ट, और उसमें 1 लाख टन तो ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू हो गए हैं एनसीएल को, कि 50,000 टन शायद बांग्लादेश का है, यूएई का पहले 10,000 टन था, उसको और बढ़ा दिया है, अलग अलग देशों का, और आगे चल के और दी जाएगी। परवानगी के एक्सपोर्ट होते हैं। हम 28,500 करोड़ रुपए मोदी सरकार अभी तक खर्च चुकी है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड द्वारा, जिससे किसानों से भी सही दाम पे खरीदा जाता है, किसानों को भी तकलीफ नहीं हो, सब्सिडाइज करके उपभोक्ता को सस्ते दाम पे दिया जाता है, चाहे वो दाल हो, प्याज हो, टमाटर हो, आटा हो, चावल हो, जिससे उपभोक्ता पे भी छूट दे। और रही बात तो 2000 टन की, आपको ध्यान होगा शायद अभी तक, पर रिपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने, वो 2000 टन व्हाइट अनियन है, जो व्हाइट अनियन सिर्फ और सिर्फ गुजरात में 2000 टन बनते हैं। वैसे तो रोज अनियन कर्नाटक में बनते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उसको भी हमने परवानगी नहीं दी है कि रोज अनियन भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि रोज अनियन और व्हाइट अनियन भारत में नहीं बिकता है, बहुत महंगा होता है, इसको स्पेशल बनाया जाता है एक्सपोर्ट के लिए, इसमें एमआरएल लेवल बहुत कम होता है। तो ये अलग ही वैरायटी है, इसको एक पहले भी, आज पहली बार नहीं है, पिछले बार भी, उसके पहले भी, जब जब निर्यात की कुछ पाबंदी आई तब तक इसको अलग से परमिशन दी, क्योंकि ये बहुत महंगा है, यहाँ के लोग खरीदते नहीं। पर हमने साथ ही साथ 3 लाख टन हमारा रेगुलर अनियन, रेड अनियन एक्सपोर्ट भी अप्रूव किया हुआ है, और जैसे जैसे डिमांड आती है और मार्केट में अगर हमें लगता है, हम उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने 5 लाख टन का एनसीसीएफ और नैफेड को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया बफर स्टॉक बनाने के। तो किसान सुरक्षित है, देश के उपभोक्ता भी सुरक्षित है, ये समावेशी विकास का एक उदाहरण है। सर, मी तुमचा मतदार पण आहे इथला, आणि इथला पत्रकार म्हणून एक प्रश्न आहे की तुमचं जे नाव जेव्हा डिक्लेअर झाल्यानंतर सामान्य मतदारांच्या मनात हा प्रश्न आहे की तुम्ही कॉर्पोरेट वरच्या लेवलला काम केलेलं, तुम्ही आम्हाला उपलब्ध कसे होणार, हा सगळ्या सामान्य मतदारांमध्ये जेव्हा तुम्हाला लागतो, जब एमपी बनता है तो 6 महीने तो व्यक्ति को वैसे ही पार्लियामेंट के लिए दिल्ली में रहना ही पड़ता है ना। तब क्या होता है, जब नागपुर में विधानसभा का सेशन होता है तो क्या एमएलए विधानसभा के लिए नागपुर नहीं जाते हैं? और एक मिनट भाई साहब, आपने प्रश्न पूछा, मुझे जवाब तो देना। 75 मंत्री हैं देश भर में, देश चलाने के लिए मंत्री तो लगते ही हैं, और देश में एक व्यवस्था है, एमपी भी है, मेरे 7 विधायक हैं इस क्षेत्र में, 5 असेंबली में, प्रवीण दरेकर और भाई गिरकर विधान परिषद में 7 विधायक हैं, हमारे 24 नगर सेवक हैं, हमारी इतनी मजबूत या ताकत है पार्टी की, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो, आरपीआई अठवले ग्रुप हो, अब मनसे भी हमारे साथ आ गया है, रसपा हो, हमारी तो इतना मजबूत, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और हमारे यहाँ का पार्टी संगठन, इसको तो हम बाल किला मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूरी संगठन, सरकार, कॉरपोरेशन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र हो, सबकी ताकत साथ में लगती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दायित्व साथ में होता है, कलेक्टिव होता है सब। तो उपलब्ध, और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में तो हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टिविटी मिलती है सभी को, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेस टाइम हो, सोशल मीडिया है 24 घंटे। तो मैं समझता हूँ ये एक प्रचार कुछ लोगों ने कोशिश किया था, पर जितना मैं घुमा हूँ पूरे क्षेत्र में, यहाँ की जनता बड़े खुश है। जनता के ध्यान में आए कि आज के पहले जो काम कभी हो नहीं पाए हैं, अब हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में, उनकी समस्याओं को इतने सालों में तो हल नहीं हो पाया। अब मैंने ऑलरेडी दिल्ली में पता लगाया कि ये कैसे होगा कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ इतने सालों से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हम उसका समाधान लाएंगे। इसी प्रकार से कई, LIC का मैंने उदाहरण दिया,
अब इतने साल में हो पाया था क्या? लेकिन मेरे आने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसको मैं हल करके उनको रीडेवलपमेंट की परमिशन दिला पाऊँ। तो इसके जो लाभ है वो भी उजागर जब होते हैं तो क्षेत्र की जनता बहुत आनंद से और बहुत उत्साह के साथ मेरा स्वागत करती है। नाव yes. नाव सांगा माझं रितेश आते पुढारी न्यूज म्हणून तुम्ही आता जस्ट म्हणाले की नॅशनल पार्कमध्ये जे आदिवासी आहेत त्यांच्यापर्यंत अजून जे सेवा असलेल्या काही इतर गोष्टी ते पोहोचले नाहीत। याच्या आधी जे खासदार होते ते पण तुमच्याच पक्षाचे होते, पण त्यांच्याकडून काय ते असक्षम होते? उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत बढ़िया काम किया, लगातार आदिवासी भाई बहनों के लिए वो कर्मठ कार्यकर्ता और नेता के रूप में अलग अलग सुविधाएं वहां पहुंचाने के लिए काम करते रहे। काफी चीजों का समाधान हुआ, कुछ चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं, जो शायद और ज्यादा मेरे इंटरवेंशन से मैं जल्दी कर पाऊंगा। जैसे मैंने आज जब विजिट किया तो मैंने लेक देखे, तो मेरे ध्यान में तुरंत आया कि हमने अगर लेक की ड्रेजिंग करी तो लेक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो मुंबई की पानी की समस्या भी सॉल्व होगी। मोदी जी के साथ 10 साल काम करके जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है कि मोदी जी की सोच कभी वन ट्रैक नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। जब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया उन्होंने तो उनकी सोच कितनी मल्टी डायमेंशनल थी कि गरीबों को राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपए बेचता हूं, 15 रुपए पहुंचते हैं, बाकी तो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी लोग और बिचौली और दलाल खा जाते हैं। पर उसका समाधान निकाला क्या कांग्रेस ने? कभी इतने साल सरकार में रहे, 55-60 साल कांग्रेस रही, समाधान नहीं निकाला। मोदी जी ने उसका समाधान पहले ही 2 वर्ष में निकाला। पहले ही वर्ष में जनधन अकाउंट खोले और आज तो 50 करोड़ जनधन अकाउंट हो गए। पहले ही वर्ष में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया जिससे देश के कोने कोने तक मोबाइल फोन चले। पहले ही वर्ष में आधार के ऊपर बल दिया, जो पहले चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी जी आपसी झगड़े में आधार लागू ही नहीं कर पा रहे कि चिदम्बरम जी को अलग रजिस्टर बनानी थी, प्रणब दा आधार कार्ड के लिए कोशिश कर रहे थे। प्रणब दा सही थे पर चिदम्बरम साहब का ईगो बीच में आ गया, उन्होंने बनने नहीं दिया आधार का सिस्टम। नंदन निलेकनी जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2014 में नंदन निलेकनी कांग्रेस के प्रत्याशी, फिर भी मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते। अच्छा लगा उनको, बात आइडिया अच्छी लगी, नंदन निलेकनी ने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने मेरे पास भेजा, आर.एस. शर्मा उस समय थे और नंदन निलेकनी, कि तुम प्रेजेंटेशन देखो, ये जो बात कर रहे हैं इसमें दम लगता है। और मैंने जब देखा और मेरे बाकी सहयोगी मंत्री अरुण जेटली जी, अमित शाह जी तब पार्टी के अध्यक्ष थे, सबको लगा कि इसमें दम है, तो हमने ये प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाया कि ये नंदन निलेकनी ने बनाया। हमने जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तीनों का साथ लेकर डीबीटी शुरू किया। और देखिए आज 30 करोड़ से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बिना 1 रुपए भ्रष्टाचार लोगों के खाते में सीधा पैसा गया है। इसका कितना बड़ा सौगात गरीबों को मिला और कितना आप सबको भी समाधान हुआ कि आपके टैक्स का दिया हुआ पैसा सदुपयोग हुआ गरीबों के कल्याण में, बजाय के भ्रष्टाचारियों के जेब में गया। इसका आनंद आपको भी आता होगा कि नहीं, कि आपके दिए हुए टैक्स से गरीबों का कितना कल्याण हुआ है। हाँ प्रश्न हा एक नाव एक सर, राणेंच्या आव्हानानंतर उद्धव ठाकरे यांची थोड़ा जोर से। नारायण राणेंच्या आव्हानाच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांची पहिलीच प्रचाराची विधान लोकसभेत पहिली सभा आहे, त्यावर कसं पाहता? क्या है? राणे साहब के यहाँ जोर से बोलो या तो नजदीक आके बोलो। क्या एक नारायण नहीं रहने दो, माइक कह दो, सुनाई देगा। नारायण राणे कोकणात नहीं यार त्यांची कोकणात विधान लोकांच्या प्रचाराची पहिली सभा होत आहे। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे तिकडे उद्या असणार आहे। उसमें मुझे क्या कमेंट करना है, तो राजनीति है और लोकतंत्र है, अवश्य उन्होंने सभा करनी चाहिए। चुनाव के दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब हार जाएंगे उबाटा के उम्मीदवार और नारायण राणे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि उबाटा की क्या हालत है। एक हाँ और लोकप्रियता उनकी इतने नादिर पे, इतने नीचे है कि आजकल झूठे प्रचार के अलावा
उनके पास कुछ राय नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना, उबाटा ग्रुप, ये दोनों झूठे प्रचार के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं। सगळ्यांना संधी देऊ, एक एक मिनिट हा. मग तुम्ही हा. न्यूज से जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज से, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ और मेरी क्वेश्चन आपसे है, आप रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में भी है। यहाँ रेलवे की समस्या है, लगभग 10,000 लोगों को नोटिस रेलवे द्वारा जारी हुई है। वन विभाग के लोगों ने पैसा भरा है शिफ्टिंग की, उसकी शिफ्टिंग नहीं हुई है। फॉरेस्ट का लैंड का है, सीआरजेड का इशू है। केंद्र सरकार स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना पहले भी कि विषय तो रहेंगे, पर विषय का समाधान निकालने के लिए तो मैं आ रहा हूँ। और मैं पक्का, मेरा आत्मविश्वास भी है और संकल्प भी है कि इन सब विषयों के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई करें और इसका हल निकालें। मॅडम तुम्ही मग इकडे राकेश. नमस्ते सर, मैं साथी गिरी हिंदुस्तान पोस्ट से हूँ। यदि आपकी सरकार पार्टी जो है सत्ता में आती है तो क्या स्वतंत्र वीर सावरकर जी के सपने अखंड भारत हिंदू राष्ट्र को पूरा करेंगे आप लोग? आपने मोदी की गारंटी, हमारा संकल्प पत्र देखा है। जो संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी की गारंटी जो हमने देश के समक्ष रखी है, उसको पूरा करने का हमारा धैर्य है। राकेश मग पुढे. राकेश द्विवेदी, टाइम्स नाउ भारत से। सवाल सबके दो सवाल जुड़े हुए आपस में लिंक है। सवाल है कि वायनाड में मतदान हो गया, अब राहुल गांधी जो है वो अमेठी राज्य के लिए डिसाइड नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि शायद आप राम मंदिर भी जाएंगे क्योंकि दक्षिण भारत। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या आप चुनौती देना चाहेंगे कि राहुल गांधी उत्तर मुंबई से आपके सामने चुनाव लड़ेंगे? मजा आ जाएगा। मैं तो 100% आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहे उनका स्वागत है, खुले दिल से और खुलेआम स्वागत है। और मुझे लगता है उन्हें 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी, उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक नहीं। राम मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने दुनिया भर के राम का अपमान किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही चैलेंज किया। ये अलग बात है कि उन्होंने तो राम सेतु को बुरी तरीके से ध्वस्त करने की योजना बना दी थी। ये अलग बात है कि वो चुनाव आते हैं तो उनको शिव जी भी याद आते हैं, महादेव भी याद आते हैं, और प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। अच्छी बात है, कभी तो याद आते हैं, नहीं तो इटली बैठे रहते हैं या अलग अलग देश दुनियाओं में घूमते फिरते रहते हैं। पर कम से कम चुनाव के दिनों में भी अगर उन्हें भगवान राम आ जाए याद, तो देश का भला ही होगा उसमें। और प्रभु श्री राम इतने उदार दिल के हैं कि जो भक्त उनके पास जाते हैं वो उनका स्वागत करते हैं। अवश्य उन्होंने राम मंदिर जाना चाहिए, प्रभु श्री राम के दर्शन लेने चाहिए। और अपने जो उन्होंने गलतियां की हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उनकी कांग्रेस पार्टी ने बार बार किया है, जिस प्रकार से देश तोड़ने के बयान उनके लोकसभा के पूर्व सांसद, पुरानी लोकसभा, पिछली लोकसभा के सांसद सुरेश, जो शिव कुमार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के भाई है, जिस प्रकार के बयान देते हैं कि दक्षिणी राज्यों को बाकी देश से अलग होने का सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार का सनातन का अपमान उन्हीं के मित्र पक्ष और पार्टी के लोग देते हैं, जिस प्रकार से प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के उप नेता राज्यसभा के, पब्लिकली और शायद इंडिया टुडे पे उन्होंने, मुझे जहां तक याद है, इंटरव्यू में कहा कि इस देश में गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। इस प्रकार की जिस सोच का वो नेतृत्व करते हैं, उसके लिए अवश्य प्रभु श्री राम से उन्होंने क्षमा भी मांगी। हाँ, एक मिनिट. हाँ, Sir, Shashank Rao from Hindustan Times. When you were the Minister of Railway, that time the Dharavi redevelopment plan was made, and you had played important role. In this constituency, there are at least two major slum pockets, Ganpat Patil Nagar, Akurli, among the few. What are the plans for? Are there similar plans? मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है। मोदी की गारंटी में कॉपी है यहाँ पे किसी के पास? मोदी की गारंटी में पहले ही जो चैप्टर है गरीबों का कल्याण, उसी में
स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का जिक्र किया गया। और मोदी की गारंटी पूरा देश जानते हैं, गारंटी पूरे होने की गारंटी के साथ आते हैं। हमारे 2014 का मैनिफेस्टो देख लो, 2019 का संकल्प पत्र देख लो, हमने अधिकांश सभी चीजों पे सफलतापूर्वक काम किया है। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक घर, 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर हम दे चुके हैं। उसके अलावा 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में और 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अच्छे गुणवत्ता वाला पक्का घर देने का वादा दिया है, वो भी पूरा होगा। साथ में स्लम रिहैबिलिटेशन करके उसी स्थान पे जहाँ स्लम है वहां रीडेवलप करके स्लम के मेरे परिवारजनों को भी एक अच्छी गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी हाउस सभी लो इनकम फैमिलीज को मिले, ये भी गारंटी जो उसमें दी गई है, इस दोनों को पूरा करने का हम काम करेंगे। गोविंद बराबर करेंगे। हाँ गोविंद। राहुल गांधी कांग्रेस कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देश में हुकूमशाही शुरू है। इस पे क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है मैंने पहले भी जिक्र किया कि बाला साहेब ठाकरे जी आज होते तो कितना परेशान होते कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व का बार बार अपमान किया, जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी थोपी और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, जिस परिवार ने इस देश में पता नहीं कितने बार, शायद सैकड़ों बार आर्टिकल 356 के तहत सरकारें, राज्य की सरकारें ध्वस्त कर दी। यहां तक कि अगर कोई मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पे, आपको याद है ना वो किस्सा, आंध्र प्रदेश का था मेरे ख्याल से, छोटी सी भूल के लिए उन्होंने वहां की वहां सरकार को निकाला। जिस प्रकार से बार बार अपमान किया है बाबा साहेब आम्बेडकर की दिए हुए भारत के पवित्र संविधान का, वो पार्टी के कहने पे इस देश की जनता कोई विश्वास नहीं करे। इस देश की जनता को पता है कि भारत का संविधान अगर सुरक्षित है तो वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इस देश के लोगों को, विशेषकर हमारे दलित भाई बहनों को पूरा विश्वास है कि अगर बाबा साहेब का इज्जत किसी ने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनको भली भांति आज भी याद है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को भंडारा में हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले इसी परिवार के जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस पार्टी। उन्हें भली भांति याद है, इसी मुंबई शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू जी ने और गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भली भांति याद है कि भारत रत्न कभी कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहेब अम्बेडकर। उनको भली भांति ध्यान में है कि 5 तीर्थ की जो डेवलपमेंट की वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। उनको भली भांति अवगत है कि जो क्षेत्र में आज देख रहा हूं, वस्त्र विभाग टेक्सटाइल्स, उसकी एनटीसी की इंदु मिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध कराई, जिसमें एक भव्य स्मारक बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए बन रहा है। हमारे दलित भाई बहन जानते हैं कि जहां पे बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन में रहते थे, यूके में, उस जगह को खरीदने का काम बीजेपी मोदी सरकार ने किया और उसको एक स्मारक बनाया। मैं समझता हूं बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार अपमान जो कांग्रेस ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब इस देश की जनता कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष को इस बार देने जा रही है। और हमारी 400 पार जो सीटें एनडीए की आ रही हैं, ये स्पष्ट रूप से 2 चरण चुनाव के बाद दिखता है। इतने प्रश्न तो मैं वर्षों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विजय प्लीज। सर, आप बात कर रहे हैं कि जो भी स्लम रिहैबिलिट होगा ऑन द स्पॉट होगा, तो मैं जानना चाहूंगा ज्यादातर स्लम जो है मैंग्रोव्स या संजय गांधी नेशनल पार्क को इंपोज करके बनाए गए हैं, तो उसको आप कैसे उस हर्डल उस पे हम एक्सपर्ट्स की राय लेके कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे और टेक्नोलॉजी का रास्ता इस्तेमाल करके
आज के आधुनिक दिनों में, आज के आधुनिक एज में अवश्य उसका भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम मार्ग निकाल पाएंगे। मयूर बहुत दिनों से मयूर पर उत्तर मुंबई का एक प्रश्न है, सीओडी की यहाँ पर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है जिसकी वजह से, सॉरी फैक्ट्री नहीं है, सीओडी डेपो है, क्या है? जिसकी वजह से मिलिट्री डिफेंस का हाँ, ऑर्डिनेंस डेपो। इसकी वजह से पूरे बोरीवली, गांधीवली और मलाड उसके ईस्ट एरिया की बहुत बड़ी जो लैंड है, अच्छा। जिसका रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट अटका हुआ है और कई सारे सांसदों ने प्रयत्न किए लेकिन हो नहीं पाया। तो आपके पास शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके पास मुझे भेजा है। मुझे आज वो याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे, और आप में से कुछ पत्रकारों को भी शायद याद होगा, मोदी जी ने उस समय एक बड़ा इमोशनल होके एक वाक्य इस्तेमाल किया था, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, मैं ना यहाँ आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने। तो शायद हो सकता है यहाँ की जनता की आवाज होगी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। लास्ट लोकमत। हाँ, दोन. उपनगरातला रेल्वे प्रवास कठीण होत चाललाय, गर्दी वाढत चालली आहे, मात्र रेल्वेच्या फेऱ्या आता कमी पडतात, या सगळ्या समस्या। दो चीजें बता दूं, मैं अभी अभी आंकड़े देख रहा था, शायद 8-10% रेलवे पैसेंजर्स में कमी हुई है, बड़ी नहीं है। अभी अभी आए आंकड़े 2-4 दिन पहले। और मेट्रो का जो इतना जाल फैल रहा है पूरे मुंबई में विशेषकर, ये शायद अमेरिका में कोई शहर में इतने मेट्रो नहीं होंगे जितने मुंबई में होंगे। ये स्थिति आज देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने आज तैयार की है। तो ऐसी स्थिति में जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं पिछले वर्ष मार्च अभी अभी खत्म हुआ है, उसमें शायद 8-10% और वेस्टर्न रेलवे में तो ज्यादा कम हुआ है पैसेंजर ट्रैफिक। उसके बावजूद ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता है। रेलवे विभाग इस पे तेजी से काम कर रहा है कि क्या नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके जो गैप दिया जाता है दो ट्रेन के बीच में, उसको और कम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ही होगा। इसी तरीके से कवच, आपने सुना होगा, जब मैं रेल मंत्री था तब इस पे काम शुरू हुआ था। मेरे मित्र अश्विनी इसको और आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम सक्सेसफुली देश में लागू करेंगे, मुंबई में भी लागू करेंगे, जिससे सेफ्टी भी बढ़े, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सके, पैसेंजर्स की सुविधा भी बढ़ सके। मला वाटतं चहा पिताना गप्पा मारू शेवटचे 2 प्रश्न, 1 आणि 2 शेवटचे. Sir, do you think Mahavikas Aghadi is still struggling to find a candidate in front of you, even though they are less than 20 days? अब इसमें मैं क्या टिप्पणी दूं, वो तो आप लोग समझदार हो, समझने वाले समझ गए हैं। लास्ट, एकदम लास्ट में चाय के देखो. मैं राजेश त्रिपाठी एबीपी से। सर, नामांकन की प्रक्रिया मुंबई में शुरू हो गई, लेकिन महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी का सिलसिला लगातार चल रहा है, खासकर मुस्लिम नेता। क्या कहेंगे, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा चुनाव में पूरे मुंबई में? क्या महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है और वो आघाड़ी तो पता नहीं कितनी है नहीं है, वो तो आप देख लीजिए। आप देखिए पश्चिम बंगाल में आपसी झगड़े कितने हैं। ममता बनर्जी जी इंडिया अलायंस की सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सीट दी नहीं। आपस में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस झगड़ रहे हैं। आपने अभी अभी केरल में बयान देखे, पिनरई विजयन जी ने जो जम के राहुल गांधी जी का पर्दाफाश किया है और कांग्रेस की नाकामियां और उनके व्यवहार के बारे में जो वक्तव्य दिए हैं, उससे आपको, और जो कांग्रेस ने सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो पूरा लेफ्ट फ्रंट है, उन सब पार्टीज के बारे में वक्तव्य दिए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे लड़ रही है एक दूसरे से, आधी तो कांग्रेस छोड़ के भी चली गई कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में अलायंस करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस के लोग बुरी तरीके से बदनामी हुई है कांग्रेस की, दिल्ली की कांग्रेस की। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस कोई तय कर ही नहीं पा रहे कि अलायंस है या एक कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ कुछ प्रदेशों में छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट है। आज के दिन इंडिया अलायंस एक सीट एडजस्टमेंट मात्र बन के रह गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और
माननीय एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डबल इंजन की दोनों सरकारें देश की और महाराष्ट्र की सेवा में जुटी। मला वाटतं खूप प्रश्न रोज भेटणार आहोत आता, त्यामुळे रेग्युलर प्रश्नोत्तर होत राहतील. आता आपण चहा घेताना गप्पा मारूया आणि दुसरं 5 वाजता माननीय पियुषजींच्या